15 अगस्त 1943 इंडिया के लिए एक नया युग शुरू हुआ। देश ने ब्रिटिश राज से अपनी मेहनत से जीती हुई आजादी का जश्न मनाया। ये दिन दशकों के यूनियनर्स और फोर्सिदान की पराकाष्ठा का प्रतीक था। इंडियाइयों ने खुशी मनाई, उनके दिल एक उज्जवल भविष्य के लिए आशा और उम्मीद से भरे हुए थे। विदेशी शासन के अंत ने अपार खुशी दी। इसने एक चुनी नीति भी पेश की, खरोंच से एक राष्ट्र का निर्माण। विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं की भूमि भारत को एक झंडे के नीचे एकजुट होने की आवश्यकता थी। आजादी के साथ एक सरकार बनाने का महत्वपूर्ण कार्य आया। स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी शक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह जिम्मेदारी ली। स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आजादी के तुरंत बाद बनी सरकार को अंतरिम सरकार कहा जाता था। इसे एक परिवर्तनकालीन चरण के माध्यम से राष्ट्र का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। यह अवधि एक नए और स्वतंत्र भारत की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। अंतरिम सरकार के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट थे। इसका प्राथमिक लक्ष्य सत्ता का एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करना और स्थिरता बनाए रखना था। सरकार का उद्देश्य राष्ट्र के सामने आने वाली तात्कालिक चुनौतियों का समाधान करना भी था। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक संविधान बनाना था। यह दस्तावेज देश के मौलिक सिद्धांतों और कानूनों को निर्धारित करेगा। सरकार ने विभाजन से विस्थापित हुए लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास पर भी ध्यान केंद्रित किया। अंतरिम सरकार में असाधारण नेताओं का एक समूह था जिन्होंने भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत के अपने दृष्टिकोण के साथ जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र का नेतृत्व किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारत में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के प्रबल पक्षधर मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने एक मजबूत शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किया। अपनी अनूठी शक्तियों के साथ इन नेताओं ने अपने प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्र का नेतृत्व किया। आजादी की सुबह अभूतपूर्व चुनी नीतियों के साथ आई थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। सरकार को शरणार्थियों के पुनर्वास और शांति बहाल करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। 500 से अधिक रियासतों को इंडियाई संघ में एकीकृत करना एक और बड़ी चुनी नीति थी। सरकार ने अनुनय की नीति अपनाई और जहां आवश्यक हुआ एक एकीकृत राष्ट्र सुनिश्चित करने के लिए बल प्रयोग किया। इन चुनी नीतियों ने युवा सरकार के धैर्य की परीक्षा ली। भाग 6 राष्ट्र का निर्माण। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया संविधान का प्रारूपण एक स्मारकीय कार्य था। इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली एक संविधान सभा का गठन किया गया था। एक कानूनी विद्वान और समाज सुधारक डॉन बी.आर. अंबेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया संविधान भारत को एक संप्रभु, सोशलिज्मी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। इसने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी और न्याय, समानता और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों को स्थापित किया। संविधान आधुनिक भारत की आधारशिला बना। भाग 7 अर्थव्यवस्था को आकार देना। अंतरिम सरकार को औपनिवेशिक शोषण से तबाह अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। नेहरू के नेतृत्व में सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया। इस मॉडल ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्वों को जोड़ा। औद्योगिक विकास में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ नियोजित विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने और संसाधनों के आवंटन के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी भारी निवेश किया। भाग 8 वर्ल्ड मंच पर इंडिया। विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। इसका मतलब था शीत युद्ध के दौरान किसी भी प्रमुख शक्ति समूह के साथ गठबंधन नहीं करना। नेहरू ने नेशनों के बीच पीसपूर्ण को एग्जिस्टेंस और सहयोग की वकालत की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाई और नए स्वतंत्र नेशनों के हितों का समर्थन किया। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत की विदेश नीति की आधारशिला बना। भाग 9 समय में अंकित एक लेगेसी।
अंतरिम सरकार ने अपने संक्षिप्त कार्यकाल के बावजूद भारत पर एक अमिट मार्क छोड़ी। इसने एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्र की नींव रखी। संविधान, न्याय और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण राष्ट्र का मार्गदर्शन करता रहता है। सरकार की आर्थिक पॉलिसियों ने औद्योगिक विकास और प्रगति की नींव रखी। इसके विदेश नीति रुख ने शांति और सहयोग के लिए भारत को एक अग्रणी आवाज के रूप में स्थापित किया। पहली सरकार की विरासत आधुनिक भारत को आकार देती रहती है।